जय सिया राम। मैं मनीष एनएस शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतिम क्लास में हैं। तो चलिए हम लोग इसे आज पूरा करते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण से आज हम लोग देख रहे हैं। प्रकृति के आधार पर नीति निर्देशक तत्वों को समाजवादी, गांधीवादी एवं उदार बौद्धिक वर्गों में बांटा गया है। आप कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखते रहेंगे। 38 आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A एवं आर्टिकल 47 में उल्लेखित निर्देशक तत्वों को समाजवादी प्रकृति के कहे गए हैं। और जो है 40, 43, 43B, 46, 47 एवं 48 में उल्लेखित तत्व गांधीवादी हैं। और 44, 45, 48 और 48A, 49, 50 एवं 51 में उल्लेखित तत्व बौद्धिक प्रकृति के हैं। देखिए 44 को मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा हूँ कि 44 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे कोरिलेट करके आपके पीटी और मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 44 हमारा यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत आता है और वो हमारे उदार बौद्धिक प्रकृति के नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए आर्टिकल 43 में उल्लेखित कुछ बातें समाजवादी प्रकृति की हैं, जबकि कुछ गांधीवादी प्रकृति के निर्देशक तत्व हैं। 43 में उल्लेखित निर्वाह मजदूरी, मानक जीवन स्तर तथा श्रमिकों के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर की उपलब्धता जो है समाजवादी हो गई, और जबकि व्यक्तिगत एवं सहकारी स्तर के कुटीर उद्योग की अपेक्षा कुटीर उद्योग प्रसार की अपेक्षाएं जो हमारा गांधीवादी, जो कि गांधी जी जो है कुटीर उद्योगों पर बल देते थे, ग्रामीण विकास पर बल देते थे। और गाँवों का विकास, किसी भी गाँव किसी भी राष्ट्र का विकास हमारा तभी हो सकता है जब वो आर्थिक रूप से मजबूत हो, और आर्थिक रूप से मजबूत तभी हो सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपने उद्योग, अपने रोजगार, अपने नौकरी पेशा में संलग्न हो। तो चलिए आर्टिकल 48 को हम देख रहे हैं। उल्लेखित कुछ बातें गांधीवादी प्रकृति के निर्देशक तत्व हैं, जबकि कुछ बातें उदार बौद्धिक प्रकृति के निर्देशक तत्व हैं। जैसे आधुनिक एवं वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित कृषि व्यवस्था की अपेक्षाएं जो उदार बौद्धिक निर्देशक तत्व हो गया। देखिए बौद्धिक मतलब आधुनिकता की ओर बढ़ता, और जबकि दुधारू एवं अन्य पशुओं के वध पर प्रतिषेध हमारा जो है गांधीवादी हो गया। गांधी जी हमारे गोभक्त थे और उन्होंने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था, और वो पशुओं को जो है उनके साथ अच्छे व्यवहार और उनकी उपयोगिता जो है उसको जो है मतलब कि देसी पशुओं की उपयोगिता पर भी उन्होंने बल दिया था। अगर आपने गांधीयन थॉट पढ़ा है तब आप गांधी जी को, जो भी आजकल के युवा अपशब्द बोल रहे हैं, वो नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप गांधीयन थॉट अगर समय है तो निकाल करके आप पढ़ें, देखें उसकी उपयोगिता क्या है। सिर्फ आधुनिकता की ओर बढ़ते और गांधी जी को अपशब्द बोलना ही युवाओं की सोच आजकल बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके विचारों को देखें, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी बोले कि ये गाल पे मारे तो ये गाल आगे कर दो, युवा इसी पे बोलते हैं कि सिर्फ सबको प्रणाम और उसको झुक करके बातें करना। ये ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी एक सिद्धांत बनाई थी जिस पे वो अडिग रहे, और हमारे देश आज इस स्थिति में है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांधी जी का योगदान है, लेकिन कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके सपोर्ट में अनेक व्यक्ति बढ़ते हैं, तो वो सबका एक सम्मिलित प्रयास हम बोल सकते हैं। जैसे आप घर बनने में पिलर खड़े करते हैं, तो पिलर को जब सपोर्ट देने में कितने बांस की आवश्यकता होती है। तो आज़ादी हमारे देश का पिलर था, और उसमें जो सपोर्ट लगे थे वो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, मतलब कि और हमारे वी.डी. सावरकर, बहुत सारे क्रांतिकारियों का हाथ था। तो किसी भी विचार को आप अपने स्तर से जांच करके उसके एक समृद्ध अध्ययन करके उसे जांचें, तो आपके विचारों में फर्क आएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरा बोलना यही था। मतलब क्या कि जो आर्टिकल 48 में जो है बौद्धिक हमारा क्या था कि आधुनिक कृषि प्रणाली, और गांधीवादी क्या था हमारा कि दुधारू और अन्य पशुओं के वध पर प्रतिषेध। तो मूल अधिकार एवं निर्देशक तत्वों में टकराव जो है कैसे आए हैं उसे हम लोग देखते हैं। मूल अधिकार का न्याय योग्य होना, जबकि नीति निर्देशक तत्व का गैर न्याय योग्य होना।
नीति निर्देशक तत्वों को राज्य के नैतिक दायित्व के रूप में स्थापित किया जाना और इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है, अर्थात इन दोनों के बीच प्राथमिकता के विवाद उत्पन्न करता है, क्योंकि दोनों में कौन वरिष्ठ है उसका विवाद यहाँ पे उत्पन्न करता है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं मद्रास राज्य बनाम दोराइजनवाद जो है 1951 में आया था। उच्चतम न्यायालय का टिप्पणी इस प्रकार था, मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच टकराव की स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होगा। नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू किया जाएगा। पूरक उसका बताया जाएगा, यानी कि बड़ा भाई हमारा मूल अधिकार होगा। मूल अधिकार को संसद द्वारा संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। मद्रास राज्य बनाम दोराइजनवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था के आधार पर संसद ने प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951, चौथा संविधान संशोधन अधिनियम 1955 जो है तथा 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1964 द्वारा लोक कल्याणकारी व्यवस्था के उद्देश्य से कुछ निर्देश स्थापित किए हैं। अब हम लोग उस निर्देशों को देखेंगे। वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया उससे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संबंध में बड़ा बदलाव प्रस्तुत हुआ। जैसे देख सकते हैं वो कौन से बदलाव थे। गोलकनाथ वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद मूल अधिकार को कम या समाप्त नहीं कर सकती है। इस फैसले द्वारा यह स्थापित हुआ कि राज्य की इस नीति के निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता है। निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार में संशोधन नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया। गोलकनाथ वाद जो है 1967 की प्रतिक्रिया के रूप में संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, 25वां संशोधन अधिनियम 1971 द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जो है 24वां संविधान संशोधन द्वारा यह घोषणा किया गया कि संसद संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार को कम करने का समाप्त करने की शक्ति धारण करती है। 24वां संशोधन अधिनियम द्वारा जो है 71 में मूल अधिकार को संसद जो है मूल अधिकार को समाप्त या उसे कम कर सकता है, लेकिन निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकार को कम करना या उसकी महत्ता को कम करना या नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह जो हमारा उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य में 1967 में कहा था। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में विद्वानों के विचार को हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने यह विचार प्रस्तुत किया कि व्यक्ति के अधिकारों को न्याय योग्य एवं गैर न्याय योग्य दो श्रेणियों में बांटा जाना चाहिए। तो न्याय योग्य हमारा गैर न्याय योग्य हमारा नीति निर्देशक तत्व है। संविधान सभा के प्रारूप समिति ने सर BN राव द्वारा प्रस्तुत विचार को स्वीकार किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस प्रकार न्याय योग्य प्रकृति के अधिकारों को संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार शीर्षक के रूप में स्थापित किया गया, जबकि गैर न्याय योग्य अधिकारों को भाग 4 में, मूल अधिकार 3 में है और हमारा नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है जो गैर न्याय योग्य है, नीति निर्देशक तत्वों के शीर्षक के रूप में स्थापित किया गया या रखा गया। यद्यपि निर्देशक तत्व को गैर न्याय योग्य है, तथापि संविधान के आर्टिकल 37 में यह स्पष्ट किया गया है कि तत्व देश के शासन के लिए मूलभूत है, अतः राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह विधि बनाने में इन तत्वों को शामिल करे। आप राज्य विधि बनाने में नीति निर्देशक तत्वों के जो भी उसमें विचार हैं उसे शामिल कर सकता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि लोगों के लिए उत्तरदायी कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित उपबंधों की अवहेलना नहीं कर सकता है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा कि जो भी है उत्तरदायित्व कोई भी मंत्रालय संविधान के भाग 4 में उल्लेखित उपबंधों की अवहेलना नहीं करेगा, यानी कि नीति निर्देशक तत्व की अवहेलना नहीं करेगा।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि लोकप्रिय मत पर कार्य करने वाली सरकार शासन के लिए नीति बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों की अवहेलना करती है तो निर्वाचन के समय उसे मतदाताओं के समक्ष इसका उत्तर अवश्य देना पड़ेगा। अगर अवहेलना करती है तो उसका आप पूरा उत्तर, पूरा ब्यौरा दें, आपने अवहेलना क्यों किया। निर्देशक तत्वों के बारे में के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व एक ऐसा तत्व है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जा सकता है, या एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधानुसार अदा किया जा सकता है। नसरुद्दीन ने निर्देशक तत्वों के सिद्धांत को नव वर्ष के संकल्प के रूप में बताया है जो जनवरी की द्वितीय तिथि को टूट जाते हैं। नव वर्ष का संकल्प जिसे बोलते हैं ना कि हम लोग नया साल आता है तो हम लोग एक अपना बोलते नहीं, आज जो है हम लोग को आज से पढ़ना है, कहीं घूमने नहीं जाना है, कोई भी हम लोग को जो भी है डिस्ट्रैक्शन नहीं करना है, लेकिन 2 तारीख से फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो नसरुद्दीन जी जो हैं वो नव वर्ष के संकल्प के रूप में ही बताया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को या तत्व को। टी.टी. कृष्णमाचारी ने नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं का कूड़ादान कहा और केसी वीयर ने नीति निर्देशक तत्वों को आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। आईवी जेनिंग्स ने नीति निर्देशक तत्वों को धर्मपरायण आकांक्षा कहा। इसके अनुसार तत्व 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीति के दर्शन पर आधारित है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में एन श्रीनिवास ने कहा कि इन्हें जो है न उचित तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों से मिलती है। यह एक ही तरीके से आधुनिक एवं पुरातन को जोड़ती है। ऐसी व्यवस्था के लिए वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, जबकि यहाँ ये तत्व भावनाओं का पूर्वाग्रह पर आधारित, वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये भावनाओं के पूर्वाग्रह पर आधारित है। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, आप लोग जल्द से जल्द सफल हों और मुझे भी शुभकामनाएं दें ताकि सारे काम जो है अच्छे ढंग से होते रहें। पुनः मैं आप सबकी शुभकामनाओं का अभिलाषी हूँ, सहयोग का अभिलाषी हूँ। आप सबको जय सिया राम, जय हिंद। आगे जो है हम लोग मूल कर्तव्य चैप्टर को देखेंगे।